नमस्कार साथियों, आज हम लोग टॉपिक चल रहा था हमारा टैक्सोनॉमी में, हम लोग जीवाणु टॉपिक पर बात कर रहे थे। तो आज हम लोग जीवाणु को आगे एक्सप्लेन करने का काम करेंगे और हमारे टॉपिक की बात बनेगी जीवाणु की संरचना। तो ध्यानपूर्वक आप बातों को समझने का प्रयास करेंगे। जीवाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। और इस बिंदु में देखो, हम लोग लैब के अकॉर्डिंग, सेकेंड ग्रेड के अकॉर्डिंग है ना, ऐसे अच्छे मतलब क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। और आज भी अपने सेकेंड ग्रेड 2017-18 के क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे। तो हम पता लगाएंगे कि किस तरीके से इस जगह से कुछ लैंग्वेज चेंज करते हुए क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो जीवाणु की संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है इसमें वो आता है कोशिका भित्ति। सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ठीक है ना, तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है। नंबर 2 जो पार्ट आता है इसमें वो आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना, कोशिका में केंद्रक समेत पाया जाने वाला समस्त पदार्थ जो है वो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और नंबर 3 पार्ट जो आता है वो आता है कसाबिका, फ्लैजिला। कसाबिका तीसरा पार्ट है। तो जीवाणु की कोशिका की जब अपने संरचना पढ़ते हैं तो 3 भाग उसमें शामिल अपने लोग करते हैं। पहला पार्ट अपने पढ़ते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, दूसरा पार्ट अपने पढ़ते हैं जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं फ्लैजिला यानी कि कसाबिका। इस तरीके से जीवाणु की संरचना को या उसकी कोशिका की संरचना को हम 3 प्रमुख भागों में विभाजित कर दिया करते हैं। सबसे पहले अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें, सेल वॉल की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आ सकती हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट सुनिए कि जो कोशिका, जीवाणु की जो कोशिका होती है, उस कोशिका पर एक महीन जेली के समान आवरण पाया जाता है। एक महीन जेली के समान आवरण देखने को मिलता है। जो महीन जेली के समान आवरण होता है, उस आवरण को अपने किस नाम से जानते हैं? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर के नाम से, स्लाइम परत के नाम से, स्लाइम लेयर के नाम से इसको अपने जानते हैं। ठीक है ना, तो एक महीन जेली के समान जो आवरण है, उस आवरण को अपने क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। कुछ जीवाणुओं की कोशिकाएं इस प्रकार की भी होती हैं कि ये स्लाइम लेयर जो होती है, ये मोटी परत का निर्माण करने लग जाती है। ये स्लाइम लेयर जो होती है वो मोटी परत का निर्माण करती है, और इस प्रकार से जब वो मोटी परत का निर्माण करती है तो हम उस मोटे आवरण को बोलते हैं कैप्सूल। ये स्लाइम लेयर या कैप्सूल जो है किससे बने होते हैं? तो आप याद रखें, ये बने होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट से। जटिल कार्बोहाइड्रेट से ये बने होते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन से बने होते हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर अमीनो अम्ल भी उपस्थित होते हैं। यानी इन सभी के संयुक्त स्वरूप से किसका निर्माण होता है? तो स्लाइम लेयर या कैप्सूल का निर्माण होता है। कहने का मतलब जो महीन लेयर है जेली के समान, है ना, वो तो है स्लाइम लेयर, और कुछ जीवाणुओं के अंदर यही स्लाइम लेयर मोटा आवरण बना लेती है, उसको अपने बोलते हैं कैप्सूल। अब कोई पूछे कि ये किसका बना होता है, तो हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अमीनो अम्ल। कई बार इसके अंदर गोंद जैसे पदार्थ भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो आदि ऐसी चीज़ों से इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, गोंद है, एमिनो एसिड्स है, आदि बहुत सारे सामान्य पदार्थ जो हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कैप्सूल का या स्लाइम लेयर का निर्माण करते हैं। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा कि इनके ऊपर जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना, जो इनके ऊपर कोशिका भित्ति होती है, याद रखें, जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती है। ठीक है ना, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकेन 2 प्रकार के केमिकल का संयुक्त स्वरूप होता है। ठीक है ना, जो 2 प्रकार के केमिकल हैं उनके नाम क्या हैं? तो देखो, एक का नाम है म्यूरेमिक अम्ल, म्यूरेमिक अम्ल, ठीक है ना, और एक का नाम है डाई एमिनो पिमेलिक अम्ल, डाई एमिनो पिमेलिक अम्ल। तो आप याद रखें, एक तो है म्यूरेमिक अम्ल और एक है डाई एमिनो पिमेलिक अम्ल। इन दोनों अम्लों के संयुक्त स्वरूप को हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, और जीवाणु की कोशिका भित्ति इसी इन दोनों के संयुक्त स्वरूप अर्थात पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न को इसी तरीके से याद रखने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले देखो कोशिका भित्ति में पॉइंट क्या है कि सबसे ऊपर एक आवरण है स्लाइम लेयर, मोटा हो जाए तो कैप्सूल, कार्बोहाइड्रेट जटिल प्रकार के और गोंद आदि पदार्थों से मिलकर बनती है। फिर इसके अंदर आती है कोशिका भित्ति जो काफ़ी मजबूत और दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। यह म्यूरेमिक एसिड और डाई एमिनो पिमेलिक अम्ल
आदि 2 अम्लों से मिलकर बनती है और इन अम्लों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। तो अगर वो पूछे कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो हम क्या जवाब देंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन से इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। फिर कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ध्यान देना, कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली जो है वो कई जगहों पर अंतर्वलन प्रस्तुत करने का काम करती है। देखो है ना, मतलब अंदर ही अंदर वो फोल्ड होने लगती है, अंदर की तरफ कुंडलित संरचनाओं का निर्माण करती है। जो जीवाणु की कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, मैं कोशिका भित्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, कोशिका झिल्ली की, वो अंतर्वलित होकर कुछ संरचनाएं बनाती हैं जिनको अपने बोलते हैं मध्यकाय। ध्यान दो, जिनको अपने क्या बोलते हैं, मध्यकाय। इंग्लिश में इसे अपने बोलते हैं मीजोसोम। कई किताबों में अंग्रेजी शब्द ज़्यादा प्रचलित होता है तो नाम पड़ेगा क्या, मीजोसोम। और मीजोसोम जीवाणु की कोशिका झिल्ली का या कोशिका का वह भाग है जिसमें श्वसन के एंजाइम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जिसमें किसके एंजाइम देखने को मिलते हैं, श्वसन के एंजाइम देखने को मिलते हैं। यानी कि जीवाणु की जो मीजोसोम है उस मीजोसोम में किसके एंजाइम पाए जाते हैं, तो श्वसनीय एंजाइम उसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवाणुओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो काम है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया न होने के वजह से किस जगह पर संपन्न होती है, तो हम क्या जवाब देंगे, मीजोसोम में संपन्न होती है। कहने का मतलब इस प्रकृति के सभी जीवों में जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनमें तो श्वसन की क्रियाविधि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती इसलिए उनमें श्वसन की क्रियाविधि मीजोसोम भाग में संपन्न होती है। कहने का मतलब मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक ही प्रकार का काम करते हैं और एक ही प्रकार का काम करने के कारण हम मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को एक दूसरे के एनालोगस अर्थात समवर्ती शब्द से अपने इन दोनों को संबोधित करते हैं। यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का समवर्ती कौन है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम कौन कर रहा है, तो हम इसमें मीजोसोम शब्द को जो है शामिल करेंगे। अब अपने इसके अंदर की बात जो है उसको पढ़ने का काम स्टार्ट करते हैं। कोशिका झिल्ली में देखना, जो कोशिका झिल्ली है, अब उसके अंदर की बातें सुनो। कोशिका झिल्ली में उपस्थित समस्त भाग, कोशिका झिल्ली में उपस्थित समस्त जो पदार्थ हैं, कोशिका झिल्ली में उपस्थित समस्त पदार्थ जो है वो किस नाम से जाना जाता है, जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। यानी कि किसी भी कोशिका का प्रोटोप्लाज्म वो भाग है जिसमें केंद्रक वेंद्रक सब चीज़ों को शामिल कर लेते हैं। कोशिका द्रव्य में केंद्रक को भी जब शामिल अपने कर लेंगे, सब चीज़ों को शामिल कर लेंगे, तो पीछे बचने वाला तो उन दोनों का सम्मिलित स्वरूप, वृहद स्वरूप जो है वो किस नाम से जाना जाता है, जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम लोग जब कोशिका विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें भी जीव द्रव्य को अपने अलग से पढ़ा करते हैं कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य का नाम देते हैं। और जीव द्रव्य में से जैसे केंद्र को निकालते हैं तो कोशिका द्रव्य की हमें प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जो जीवाणु है उसकी कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला सारा का सारा पदार्थ जीव द्रव्य है, तो हमारे दूसरे बिंदु की हम लोग चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे कि देखो सबसे पहले हमने पढ़ा जीवाणु की संरचना में किसका, कोशिका भित्ति का काम क्या है, कोशिका भित्ति क्या है वो पढ़ा। फिर उसके अंदर कौन आ गई, कोशिका झिल्ली आ गई। अब कोशिका झिल्ली के अंदर कौन है, जीव द्रव्य। तो अब हमारा जो दूसरा टारगेट है वो क्या बनेगा, जीव द्रव्य बनेगा। अब जीव द्रव्य पे बात करेंगे, फिर अपने धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम करेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा याद रखना, सबसे पहले महीन झिल्ली, स्लाइम परत, मोटी हो जाए तो कैप्सूल, कोशिका भित्ति दृढ़ मजबूत है, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरेमिक एसिड, डाईएमिनोपेमेलिक एसिड। कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ अंतर्वलित हो जाए तो मीजोसोम। मीजोसोम वो भाग है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वाले एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव में माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम कौन करता है, मीजोसोम। हम जीव द्रव्य में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो कोशिका झिल्ली में उपस्थित समस्त पदार्थ कौन है, जीव द्रव्य। तो अब आगे की जो चर्चा होगी वो किसकी हो जाएगी, जीव द्रव्य की चर्चा हो जाएगी। तो साथियों अभी जो मैंने इसके बारे में जानकारी दी आपको, ये तो है आपके जीवाणु की कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य के बीच की जो संरचनाएं हैं उनके ऊपर मैंने मोटा मोटा जो है पढ़ने का प्रयास किया। अब हम लोग इसके आगे वाला जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे, यानी कि जीव द्रव्य की जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जीव द्रव्य में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हम जीव द्रव्य की जो चीज़ें हैं उनको अध्ययन में शामिल करेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे कशाभिका की संरचना और कशाभिका की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो अब यहाँ प्रोटोप्लाज्म की बात अपने करने वाले हैं। जीवाणु का जो जीव द्रव्य होता है किस तरीके का जीव द्रव्य होता है। सबसे पहले जीवाणु का जीव द्रव्य
समांगी प्रकृति का जीवद्रव्य होता है। ठीक। दूसरा बिंदु, इस जीवद्रव्य के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो अब हम उसके आगे की चर्चा करने वाले हैं। ध्यान देना, जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो मैं एक वर्ड यहाँ पर लिख दूंगा, जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल है, असीम केंद्र की सेल है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका है अर्थात असीम केंद्र की सेल है। तो फिर इसकी विशेषताएं क्या होगी, इस कोशिका के जीवद्रव्य की विशेषताएं क्या होगी, हम उसके ऊपर जो है अब कुछ बातें जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इसका जो केंद्रक होता है कैसा होता है, केंद्रक झिल्ली रहित केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली रहित केंद्रक होता है। इस प्रकार के केंद्र को अपने बोलते हैं आद्य या आदिम केंद्रक, या मैं ये कहूँगा कि ऐसा केंद्रक जिस केंद्र के अंदर, ऐसा केंद्रक जिस केंद्र के ऊपर कोई आवरण नहीं है और यह पूरी कोशिका में क्या रहता है, बिखरा पड़ा रहता है। तो पूरी कोशिका में बिखरा पड़ा रहता है ना, इस प्रकार का केंद्रक जो है, ठीक है ना, वो किस में पाया जाता है, जीवाणु की कोशिका के अंदर पाया जाता है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, केंद्रक झिल्ली नहीं है, आद्य या आदिम प्रकार का केंद्रक है, पूरी कोशिका में बिखरा पड़ा रहता है और ऐसा केंद्रक है जो कि अस्पष्ट होता है। अर्थात एक अस्पष्ट केंद्रक की उपस्थिति हम जीवाणु कोशिका के अंदर देखा करते हैं। साथियों, ये वर्ड भी अपने को याद रखना है। अब आगे देखो, केंद्र के अंदर कौन होते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र किससे बने होते हैं, डीएनए से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवाणु के अंदर जो डीएनए है वो कैसा है, बिखरा पड़ा है, क्योंकि केंद्रक तो है ही नहीं, केंद्रक के ऊपर तो आवरण होता तो स्पष्ट रूप से दिखता। तो इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है, ध्यान दो, जीवाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कौन है, डीएनए। और डीएनए कहाँ है, बिखरा पड़ा है, ठीक है ना। डीएनए बिखरा हुआ देखा जाता है, किसमें, कोशिका द्रव्य में। डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा रहता है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, किस में बिखरा पड़ा रहता है, कोशिका द्रव्य में। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर केंद्र के ऊपर तो आवरण है ही नहीं, इसलिए केंद्र के अंदर वाला जो भी पदार्थ होता है वह कोशिका द्रव्य में यूं ही बिखरा पड़ा रहता है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। अब आगे देखिए, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, ठीक है ना, झिल्ली युक्त कोशिकांग देखने को नहीं मिलते। तो साथियों ये भी वर्ड याद रखना कि जीवाणुओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है उनका अभाव होता है। जैसे कि कौन कौन से कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसमें देखने को नहीं मिलता, ईआर देखने को नहीं मिलता, गोल्जी बॉडी जो है वो इसमें देखने को नहीं मिलती, समझ रहे हो ना, लाइसोसोम इसमें देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार से बहुत सारे सेल ऑर्गन हैं जिनके ऊपर झिल्ली होती है, वो सारे जीवाणु की कोशिका के अंदर एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पर अपने एक नोट बनाने का काम करेंगे, क्या, वो समझो गौर से कि जब माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया न होने पर, माइटोकॉन्ड्रिया न होने पर श्वसन स्थल किसको माना जाता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया न होने के कारण श्वसन की अभिक्रिया किस जगह पर जाकर संपन्न होती है। तो साथियों किस जगह पर संपन्न होती है, मीजोसोम में जाकर संपन्न होती है। तो ये बात याद रखें, नोट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया न होने पर श्वसन की अभिक्रिया किस जगह पर संपन्न होती है, तो मीजोसोम पर संपन्न होती है। इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि मीजोसोम व माइटोकॉन्ड्रिया, मीजोसोम व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक समान कार्य करते हैं, दोनों कार्य समानता प्रदर्शित करते हैं, एक समान कार्य करते हैं। और जिनमें कार्य समानता होती है हम उन्हें बोलते हैं क्या, समवर्ती कोशिकांग, ठीक है ना, हम उन्हें क्या बोलते हैं, समवर्ती कोशिकांग। तो अब अगर आपके पेपर में प्रश्न आ जाए किस तरीके से कि माइटोकॉन्ड्रिया का समवर्ती कौन है, मीजोसोम, या मीजोसोम के समान कार्य किसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। हालांकि श्वसन की क्रियाविधि तो माइटोकॉन्ड्रिया का मूल गुण है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य ही क्या है, श्वसन, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया न होने के कारण ये श्वसन की क्रियाविधि किस भाग में होती है, मीजोसोम में। इसका मतलब मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया कार्य समानता प्रदर्शित करने के कारण एक दूसरे के लिए क्या है, समवर्ती हैं। और इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको सेकंड ग्रेड साइंस
2017-18 के एग्ज़ाम में एज इट इज़ मिलने वाला है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्रश्न हूबहू उस एग्ज़ाम में आया हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न था, मैंने इस पर भी आपसे चर्चा करी। इन फ्यूचर भी ये ऐसे प्रश्न पेपरों में आ सकते हैं। अब क्या है, अब समझो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें जीवाणु जो होते हैं इसमें लवक नहीं पाए जाते, ठीक है ना, इनमें लवक नहीं पाए जाते। लेकिन जीवाणु की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक देखने को मिलता है, ठीक है ना, जिनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब आप ये बात याद रखें कि जीवाणु जो होते हैं उनकी कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि से अपना भोजन बनाने में सक्षम होती हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि से अपना भोजन बनाने में सक्षम होती हैं, जीवाणुओं की ऐसी प्रजातियों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में जो क्लोरोफिल देखने को मिलता है उसका नाम होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। नाम से ही पता चल रहा है, देखो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। इसे अपने बोलते हैं जीवाणुविक पर्णहरित। जीवाणुविक पर्णहरित यानी कि जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल, जिसका काम क्या है प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि को संपन्न करना। तो हम कह सकते हैं कि जीवाणु वैसे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, लेकिन जीवाणु की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि संपन्न हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि जो जीवाणु होते हैं इनमें कुछ एक्स्ट्रा पिगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा पिगमेंट भी इनके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोविरिडिन नाम का इसमें पिगमेंट मिलता है जो क्रोमेटोफोर के अंदर देखने को मिलता है, वर्ण कणिकाओं के रूप में इसमें उपस्थित होता है। तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। ज़्यादा संभावना इसकी है तो मैंने इस तरीके से इसको नोट करके लीव कर दिया। अब एक बात आप याद रखें, क्या कि जो जीवाणु होते हैं इनमें तारक काय पाया जाता है, इनमें हम लोग बात कर रहे हैं इसमें राइबोसोम की। राइबोसोम इसमें उपस्थित रहता है, इनमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। तो राइबोसोम उपस्थित है और वो किस प्रकार का है, तो आप याद रखें 70S प्रकार का। प्रकृति के अन्य जीवों में जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि जीवाणु क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है इसलिए इसमें 80S राइबोसोम की उपस्थिति न होकर 70S प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई पूछे जीवाणुओं में कौन सा कोशिकांग है तो हम क्या बताएंगे, राइबोसोम। किस प्रकार का है तो 70S, अन्य जीवों में कैसा है तो 80S, समझ रहे हो ना, 80S। बाकी ये 70S 80S क्या होता है, जब हम लोग सेल बायोलॉजी में इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं। क्योंकि हम लोग अब जीवाणु के जीवद्रव्य की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ जीवद्रव्य से संबंधित जो बिंदु है वही बताने का काम कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या जीवद्रव्य वास्तव में क्या होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला समस्त पदार्थ जीवद्रव्य है, ठीक। क्योंकि जीवाणु जो है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अर्थात एसिम केंद्र की। तो इसके जीवद्रव्य की विशेषता क्या होगी कि इसके जीवद्रव्य में जो केंद्रक होगा वो झिल्ली रहित होगा, केंद्र झिल्ली उसके ऊपर नहीं हो पाई जाएगी, इसलिए वो अस्पष्ट आदिम प्रकार का केंद्रक होगा। उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ DNA होगा, क्योंकि झिल्ली नहीं है इसलिए वो बाहर बिखरा पड़ा रहेगा, किसमें, कोशिका द्रव्य में। फिर झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ER, लाइसोसोम आदि इसमें देखने को नहीं मिलते, है ना। तो फिर अब इंपॉर्टेंट फैक्ट वो वाला कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम कौन करेगा, मेसोसोम। अर्थात जीवाणुओं में श्वसन का स्थल किसको माना जाता है, मेसोसोम। अन्य जीवों में श्वसन का स्थल किसको माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर आगे देखो, मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का काम क्या है, समान, इसलिए एक दूसरे के लिए क्या है, समवर्ती। अब पॉइंट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, लेकिन कौन सा कोशिकांग है, राइबोसोम है। किस प्रकार का है, 70S प्रकार का है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। जीवाणु सभी प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, कुछ जीवाणु ऐसे जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। हालांकि इसके अतिरिक्त अन्य वर्णकों के रूप में बैक्टीरियोविरिडिन आदि वर्णक भी देखने को मिलते हैं जो क्रोमेटोफोर के अंदर उपस्थित होते हैं। बाकी इनमें रिक्तिकाएं भी देखने को मिलती हैं, वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं भी इसके अंदर उपस्थित होती हैं। तो ये हमने किसके ऊपर चर्चा करी, अभी जीव द्रव्य के ऊपर बात करी, ठीक है साथियों। तो ये पॉइंट उम्मीद है कि आप लोग इसको भी आराम से समझ रहे होंगे, और अब अपने इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और 3 नंबर बिंदु को स्टार्ट करेंगे, अर्थात किसको, कसाबिका को, यानी कि फ्लैजिला को, ठीक। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम चर्चा करने वाले हैं फ्लैजिला अर्थात कसाबिका के ऊपर। यानी कसाबिका जो है उसकी क्या विशेषता है, कसाबिका का काम क्या है ना, उन बिंदुओं पर अपने अब चर्चा करने वाले हैं।
तो बड़ा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और फिर अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास आ जाता है कसाबी का शब्द फ्लैजिला, ठीक है ना। जीवाणुओं के अंदर कसाबिका अर्थात फ्लैजिला की उपस्थिति भी देखी जाती है। कसाबिका अर्थात फ्लैजिला की उपस्थिति भी जीवाणुओं के अंदर हम लोग देखा करते हैं, ठीक है ना। अब जिन जीवाणुओं के ऊपर कसाबिका उपस्थित होती है, तो 2 बिंदु लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चल जीवाणु, एक होते हैं कौन, अचल जीवाणु। यानी जीवाणुओं को हम 2 भागों में बांटते हैं, चल और अचल। चल जीवाणु वे होते हैं जिनमें कसाबिका उपस्थित होती है, अचल जीवाणु वे होते हैं जिनमें कसाबिका क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो जिनमें कसाबिका एब्सेंट होती हैं वो तो होते हैं अचल जीवाणु, यानी कि गति नहीं कर सकते, और जिनमें कसाबिका उपस्थित होती है वो कौन से होते हैं, चल जीवाणु, अर्थात उनमें कसाबिका उपस्थित होती है और इस वजह से वो गति करने का काम करते हैं। समझ रहे हो ना। जो अचल जीवाणु है, उन अचल जीवाणुओं में हम किन जीवाणुओं के बारे में बात किया करते हैं, कोकस जीवाणु। समझ रहे हो ना। इसके अंतर्गत हम लोग कोकस बैक्टीरिया अर्थात गोल आकृति वाले गोलाकार बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी बात किया करते हैं। और इसमें भी मोस्टली कौन, माइक्रोकोकस यानी कि एक गोले वाला जीवाणु, ठीक है ना। उसको हम लोग पढ़ा करते हैं कि ये कैसा जीवाणु है, अचल जीवाणु, ये गति नहीं कर सकता। और जो चल जीवाणु है इनमें कसाबिका होने के कारण ये गति करने में सक्षम होते हैं, ये गति कर सकते हैं। और कसाबिका अनुपस्थित होने के वजह से ये जो जीवाणु होते हैं ये गति करने का गुण नहीं रखते, इनमें किसी भी प्रकार से गति करने की जो योग्यता होती है वो नहीं देखी जाती। तो उम्मीद है आपको ये वाला फैक्ट जो है, ये वाला पॉइंट भी आपको आराम पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हमें किस पर चर्चा करनी है, कसाबिका की उपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है, कसाबिका की उपस्थिति जीवाणुओं में किस तरीके से देखी जाती है। तो अब कसाबिका की उपस्थिति के आधार पर मैं जीवाणुओं का वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत करूंगा और हम लोग जीवाणुओं को कुछ भागों में बांटने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो साथियों इसको मैं मिटा रहा हूँ और समझने का प्रयास करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ कसाबिका के आधार पर, कसाबिका के आधार पर या कसाबिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। सबसे पहले अपने इस बिंदु को समझते हैं, है ना, कसाबिकाओं की उपस्थिति किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास जो आता है वो आता है क्या, अकसाबी। बड़ा इजी है, नाम सुनते ही समझ में आ जाएगा। देखो ए का मतलब अनुपस्थित है, नहीं है। कौन नहीं है, कसाबिका नहीं है। तो जब कसाबिका नहीं होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, अकसाबी। अकसाबी को अपने बोलते हैं एट्राइकस। एट्राइकस अर्थात ऐसे जीवाणु जिनमें कसाबिका का अभाव होता है, अर्थात ऐसे जीवाणु जिनमें कसाबिका नहीं पाई जाती और कसाबिका नहीं होने की वजह से वो गति करने में सक्षम नहीं होते। तो ऐसे जीवाणु जो गति भी नहीं करते, है ना, और इन जीवाणुओं में हम किसका एग्जाम्पल जो है वो शामिल कर सकते हैं, मोनोकोकस, या किताबों में नाम जो छपता है वो क्या आता है, माइक्रोकोकस। गोल जीवाणु, एक गोले वाला, उसके अंतर्गत हम लोग इसको नाम दे सकते हैं। अब सुनना पॉइंट नंबर 2, दूसरा है एकक कसाबी या एक कसाबी, ठीक है ना। एक कसाबी यानी कि मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस नाम समझ में आ रहा होगा। देखो मोनोट्राइकस यानी कि एक कसाबी, मोनो शब्द का अर्थ होता है एक, ट्राइकस यहाँ पर कसाब के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। तो एक कसाबी अर्थात जिसके अंदर सिरे पर एक कसाबिका उपस्थित हो, जिसके सिरे पर एक कसाबिका हो उसको अपने क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस बोलते हैं। मोनोट्राइकस बोलते हैं, ये गति करने में सक्षम होते हैं क्योंकि ये तो गति करेंगे, कसाबिका वाले तो गति करते ही हैं, सीधी सी बात है। एक कसाबी में हम लोग जिस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं वो एग्जाम्पल है कौन, विब्रियो। विब्रियो बैक्टीरिया में ऐसी विशेषता होती है और विब्रियो बैक्टीरिया को अपने कैसे डायग्राम बना के लिखेंगे तो कोमा के समान बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जिसकी आकृति कैसी होती है, कोमा के समान होती है और इसके ऊपर इस तरीके से एक पूंछ के समान आकृति पाई जाती है जिसको अपने कसाबिका बोलते हैं। ये कसाबिका है। तो ये कोमा शेप्ड बैक्टीरिया जिसको अपने क्या बोलते हैं, विब्रियो,
तो विब्रियो बैक्टीरिया जो है अर्थात कोमा सेप्ट बैक्टीरिया जो है उसकी विशेषता क्या है कि उसके एक सिरे पर एक कसाबिका पाई जाती है, इसलिए हम इसे मोनोट्राइकस के एग्जाम्पल में शामिल किया करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अब नंबर 3 गौर से सुनेंगे। 3 नंबर पे है कौन? गुच्छक कसाब या गुच्छक कसाबी या गुच्छ कसाबी, ठीक है ना। तो मैं गुच्छक कसाबी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें हम लोग पढ़ा करते हैं किसको? लोफोट्राइकस। देखना इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब है कि ऐसे जीवाणु जिनके एक सिरे के ऊपर कसाबिकाओं का गुच्छा होता है, जीवाणु जिनके एक सिरे पर कसाबिकाओं का गुच्छा होता है, सिरे पर कसाबिकाओं का क्या होता है? गुच्छा होता है। तो जब जीवाणुओं के सिरे पर कसाबिकाओं का गुच्छा होता है तो उसे अपने किस नाम से जानते हैं? गुच्छक कसाबी अर्थात लोफोट्राइकस। सिरे पर कसाबिकाओं का क्या पाया जाता है? गुच्छा पाया जाता है। और इसमें एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है थायोस्पाइरलम। देखना थायोस्पाइरलम शब्द से पता चल रहा है, स्पाइरलम शब्द से तो क्या पता चल रहा है कि ऐसा बैक्टीरिया जो स्पाइरल है, स्पाइरल माने ऐसा बैक्टीरिया जो सर्पिलाकार है ना। तो सर्पिलाकार बैक्टीरिया है इस तरीके से। विशेषता क्या है कि ये जैसे गुच्छा है, सिरा है, इसके ऊपर क्या है? कसाबिकाओं का गुच्छा देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। तो इसका हमने नाम क्या दे दिया? क्या नाम दे दिया? देखो इसका नाम हमने दे दिया लोफोट्राइकस। स्पाइरल आकृति इसलिए थायोस्पाइरलम, स्पाइरल सर्पिलाकार है, गुच्छे के रूप में तो लोफोट्राइकस। अब समझो नंबर 4 पे। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना उभय कसाभी बहुत अच्छे प्रश्न है। उभय का मतलब दोनों, कसाबी मतलब कसाब, दोनों कसाब। अर्थ क्या है? दोनों सिरों पर कसाब, जिसके दोनों सिरों पर क्या हो? कसाब हो, ठीक है ना। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? एम्फीट्राइकस। उभय शब्द को इंग्लिश में एम्फी वर्ड से संबोधित किया जाता है और एम्फी का मतलब होता है दोनों। एम्फी का मतलब क्या होता है? दोनों। एम्फीट्राइकस यानी कि दोनों सिरों पर, गौर से सुनना, दोनों सिरों पर कसाब, दोनों सिरों पर कसाबिकाएं। जब दोनों सिरों पर कसाबिकाएं होती हैं तो अपने उसको क्या बोलते हैं? एम्फीट्राइकस का नाम देते हैं, ठीक है ना। एम्फीट्राइकस का अपने उसको नाम देते हैं। स्पाइरलम बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है ना, जिनकी प्रकृति कैसी होती है कि उनके दोनों सिरों पर कसाबिकाओं की उपस्थिति हम लोग देखा करते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखो मैंने इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया जीवाणुओं का, ऐसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये जीवाणु है, स्पाइरल प्रकृति के जीवाणु हैं और इसके सिरे के ऊपर देखो ऐसे क्या है? गुच्छे हैं, समझ रहे हो ना, दोनों सिरों पर। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? उभय कसाबी। कई बार मैं नॉर्मल डायग्राम में बना देता हूँ, देखो इस तरीके से मैंने डायग्राम बना दिया। अब इसके दोनों सिरों पर क्या है? इस तरीके से। जब दोनों सिरों पर स्पाइरल बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर क्या हो? गुच्छे हों, तो हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो साथियों हम उसे बोलते हैं उभय कसाबी यानी कि एम्फीट्राइकस। तो आप डायग्राम थोड़े देखते रहना, आपसे तो सिर्फ इतना ही पूछेगा दोनों सिरों पर कसाबिकाएं हो तो ऐसे जीवाणु को क्या बोलते हैं? एम्फीट्राइकस। या ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है, अगर अपने लैब और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग पढ़े तो ये वाला है ना, जिस जीवाणु के एक सिरे पर कसाबिकाओं का गुच्छा देखने को मिले उसे किस नाम से जाना जाता है? लोफोट्राइकस। ये लोफोट्राइकस वाला एग्जाम्पल आता है। गुच्छक कसाबी तो शब्द मिलेगा नहीं, अपने को लोफोट्राइकस मिलेगा, ठीक है ना। मोनोट्राइकस शब्द से पता चल रहा है कि एक सिरे पर एक कसाबिका है, एक अकसाबी से पता चल ही रहा है कि उसमें कसाबिका है ही नहीं, है ना। एक कसाबी, गुच्छक कसाबी, सिरों पर कसाब है तो उभय कसाबी यानी कि एम्फीट्राइकस। अब नंबर 5 को बड़ा गौर से समझना है। क्या नाम है? देखिए परिकसाभी। देखना शब्द क्या है? परिकसाभी। अब देखो परि का मतलब हो गया परिधि, यहाँ पर परि का मतलब क्या हो गया? परिधि, और कसाब यानी कि कसाबिकाएं। अगर किसी के परिधीय भाग पर कसाबिकाएं होती है तो उसे परिकसाबी बोलते हैं, ठीक है ना। और उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस। देखना उसको अपनी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस। और इस शब्द का भी मीनिंग है, कैसे? पेरी शब्द बना है पेरिफेरल पार्ट से, पेरिफेरल पार्ट जो होता है ना उसके लिए पेरी शब्द बना है, और पेरिफेरल शब्द का अर्थ क्या होता है? परिधीय भाग, परिधीय भाग। अगर जीवाणु के परिधीय भाग के ऊपर क्या हो? कसाबिकाएं हो तो उसको अपने क्या बोलते हैं? परिकसाबी बोलते हैं। देखना है ना, परिधीय भाग पर या परिधि
कसाभिका युक्त हो, जीवाणु की संपूर्ण परिधि कसाभिका युक्त हो तो उसे परिकसाभी बोला जाता है। अब उसका डायग्राम बना के बता दूं, देखो कैसे। जैसे ये कोई जीवाणु है, अब इस जीवाणु पर क्या है, ऐसे कसाभिकाएं हैं, ऐसे कसाभिकाएं हैं। बैसिलस प्रकृति का जो जीवाणु होता है ना, बैसिलस समझो इसको, ठीक है ना। ये बैसिलस टाइफस नाम का एक बैक्टीरिया मैंने बनाया है। बैसिलस यानी कि एक छड़ के समान बैक्टीरिया है, बैसिलस टाइफस, ठीक है ना, मैंने नाम दे दिया, मान लो बैसिलस टाइफस इसका नाम है। अब विशेषता क्या है कि इसके पूरे परिधि या भाग के ऊपर क्या पाए जाते हैं, अनेकों कसाब देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, और उनकी वजह से वो गति करता है। तो नाम क्या पड़ जाएगा, पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस वो बैक्टीरिया होता है जिसके संपूर्ण परिधि पर कसाभिकाएं पाई जाती हैं। एम्फीट्राइकस जिनके दोनों सिरों पर कसाभिकाएं हों। लोफोट्राइकस जिसके एक सिरे पर कसाभिकाओं का गुच्छा हो। मोनोट्राइकस एक सिरे पर एक कसाभिका हो। अट्राइकस सिरे पर किसी प्रकार की कसाभिका नहीं पाई जाती, जैसे कि माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस में क्या होता है, एक गोला बना दूंगा सिर्फ। माइक्रोकोकस के एग्जांपल में क्या कर दूंगा, गोला बना दूंगा, ये वाला, ये वो माइक्रोकोकस है। विब्रियो ये वाला कोमा सेप्ट बैक्टीरिया जिसकी आकृति कोमा के समान होती है ना, वो वाला, ये विब्रियो का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। लोफोट्राइकस में आपने इसको पढ़ा है ना, दोनों सिरों पर वाले में इसको पढ़ा, परिधिया वाले में इसको पढ़ दिया, समझ रहे हो। तो ये हमने क्या पढ़ा, जीवाणुओं का वर्गीकरण पढ़ा। उम्मीद है आपको जीवाणुओं के इस तरीके से वर्गीकरण के बारे में पढ़कर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर इस तरीके से आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, देखें, फ़ायदा उठाएं। मैं धीरे धीरे आप लोगों को बहुत सारे, है ना, अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियो बनाकर बहुत अच्छी अच्छी जानकारी जो है आप लोगों तक उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप अप्रिशिएट करें वीडियोज़ को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे आप अपने डाउट्स भी भेजें कमेंट करके, है ना, किसी प्रकार की जानकारी देने का प्रयास करें। हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर इस तरीके से विज्ञान को जो है सीखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।